नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए हम मापन एवं मूल्यांकन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। आपको पता है कि मैं मापन एवं मूल्यांकन वाला टॉपिक जो है आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके अलावा जो है शिक्षण विधियों के टॉपिक हम लोग जो है थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि शिक्षण विधियों को समझना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षण विधियों से सीधे रटे हुए क्वेश्चन नहीं आते हैं, बल्कि उनका कॉन्सेप्ट जब माइंड में हमारे क्लियर होता है कि आखिर वो शिक्षण विधि कौन सी है, वो किस लिए उपयोग में ली जाती है, तो तभी जाकर के हम लोग जो है क्वेश्चंस को अच्छे से फेस कर सकते हैं, उनमें से जो है सूटेबल आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं साथ में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा रही हूँ। शिक्षण विधियों से संबंधित जो सामान्य प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं वो सारे मैं आप लोगों को वीडियोज़ में प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो जो फ्रेंड्स मेरे साथ अभी जुड़े हैं, जिन्होंने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ एक बार जाकर के चैनल पर विजिट करें। उन्हें काफ़ी काम का मटेरियल आप को जो है इस चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंटिन्यूस स्टडी के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर आप लोगों को रीट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, साथ में सी-टेट, एमपी-टेट, यूपी-टेट के लिए भी जो है ये चैनल उतना ही यूज़फुल है जितना रीट के लिए। तो देखिए लगातार स्टडी करने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसे आप लोग प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने जो भी दोस्त जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक शेयर ज़रूर करें। तो देखिए पार्ट 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आज जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, इसके इस लाइन से ही क्वेश्चन आ जाता है कि देखिए सीसीई करके देगा वो आपको, सीसीई की फुल फॉर्म पूछ सकता है वो आपको कि क्या होती है। तो देखिए सीसीई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। मैं रिपीट कर देती हूँ, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में, और हिंदी में ट्रांसलेशन जो होता है वो होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, या फिर इसको सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी कहा जाता है। व्यापक का जो है सब्सटीट्यूट नेम होता है समग्र, यानी कि पूरा का पूरा। आपने जो है गेस्टाल्ट बाद में पढ़े होंगे दोनों ही शब्द। तो देखिए समग्र, सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी आ सकता है, या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी आ सकता है। इंग्लिश में जो आएगा वो एक ही आएगा, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में सीसीई, सॉरी जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीसीई कहा जाता है। देखिए इतनी बार मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है 3-4 बार, हो सकता है आगे भी आ जाए, तो आप लोगों को अच्छे से याद रह जाए। तो देखिए इसका आशय है विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली के बारे में है जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाता है। देखिए मूल्यांकन जो शब्द है, एक्चुअली मूल्यांकन का अर्थ ही यही होता है कि इसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ जो है बालक की शैक्षणिक योग्यता को भी लिया जाता है। तो देखिए सतत एवं व्यापक यानी कि लगातार जो है बच्चे की शैक्षणिक साथ में शैक्षणिक उपलब्धियों का जो है मूल्यांकन यानी कि मापन हो सके, उसका उपलब्धि परीक्षण किया जा सके, इसी को कहा जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यानी कि बच्चा सिर्फ एक शैक्षणिक फील्ड में ही आगे बढ़ रहा है इसका चेक नहीं किया जाता, बल्कि सारा बच्चे के जो पूरा का पूरा उसका सर्वांगीण विकास किस तरीके का हो रहा है, एक तरीके से उसको जांचना जो होता है इस मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अब देखिए आगे दे रखा है सीखने की विशेषताएं दी हुई हैं। देखिए सीखने की क्या विशेषताएं होती हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक्चुअल में क्या मानता है कि बच्चे में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। देखिए इन लाइनों से सीधे उठा करके लाइनें आपको हो सकता है कि एग्जाम में देखने को मिले, 4 फैक्ट्स के रूप में इन्हीं में से 4 लाइनें उठा करके दे देगा, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। अभी तक के आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं तो देखिए मूल्यांकन में प्रश्न जो है महत्व से उठा करके दिया गया है, उसकी विशेषताओं से उठा करके दिया गया है। इसके अलावा सीसी की फुल फॉर्म पूछी हुई है, जो है कंपैरिजन करवाया हुआ है, थोड़ा सा अलग बदल करके दे देता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और थोड़ा सा कुछ मीनिंग बदल देगा और पूछ लेगा कि कौन सा सही रूप है। इस तरीके से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है फ्रेंड्स, बी सीरियस अबाउट दिस। आपको इसकी जो स्टडी है बिल्कुल फोकस के साथ करनी है और लगातार मेरे साथ जुड़े रहना है। मैंने आप लोगों को मापन एवं मूल्यांकन के जो है ऑब्जेक्टिव में भी
जो शिक्षण हिंदी की शिक्षण विधियाँ, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं डाल रही हूँ, कॉमन क्वेश्चंस भी उसमें मैं डाल रही हूँ। तो देखिए उसमें मैंने मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित एक 16 का सेट डाला हुआ है और एक 8 क्वेश्चन का सेट डाला हुआ है, ज़रूर जा करके देखें। और इसके अलावा 1-2 दिन में मैं मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित और भी प्रश्न आप लोगों के लिए इसमें डाल दूँगी। इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको जो है हिंदी की शिक्षण विधियाँ जो है उसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए मापन एवं मूल्यांकन जो है सभी जगह यूज़ होता है। सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें सब में 5-5 क्वेश्चन कवर करेगा कम से कम। तो देखिए 15 क्वेश्चन पूरे एग्जामिनेशन पेपर में कवर करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जो पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है वो दे रखा है, सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। देखिए सत्य और असत्य कथन में ये कथन आ चुका है। तो देखिए इसमें ये दे रखा है कि जो जितने भी बच्चे होते हैं वो स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। इस तरीके से आ चुका है कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य। तो देखिए एक सत्य कथन है। इस मापन एवं मूल्यांकन के संबंध में जो है सीसी जो फॉर्म है वो ये मानकर चलती है कि जितने भी बच्चे हैं वो स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सक्षम होते हैं। सेकंड पॉइंट दे रखा है, चिंतन और कार्य करने की क्षमता का विकास करना। देखिए मापन एवं मूल्यांकन जो है मतलब बच्चे का मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे की चिंतनशीलता जो है वो बढ़ सके, बच्चा कितनी कल्पना शक्ति जो है बच्चे में डेवलप होती है, इसके लिए जो है प्रश्न डाले जाते हैं, या बच्चे का जो एनालिसिस पावर है वो कितना इंक्रीज किया जा सकता है प्रश्नों के माध्यम से। इस उद्देश्य से जो है प्रश्न बनाए जाते हैं, ना कि इस उद्देश्य से कि बच्चा जो है उन प्रश्नों में उलझ जाए और बच्चा जो है अपने आप को जो है पैनिक यानी कि परेशान फील करने लगे। इसलिए जो है मापन एवं मूल्यांकन नहीं किया जाता, बल्कि जो है बच्चे की चिंतनशीलता, बच्चे की कल्पना शक्ति, बच्चे की एनालिसिस पावर जो है उसे कितना इंक्रीज किया जा सकता है, इस उद्देश्य से ये जो परीक्षण है वो तैयार किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 दे रखा है, बच्चे अनेक प्रकार के तरीकों से सीखते हैं। देखिए इसमें ये दे रखा है कि बच्चे को जो सीखने का केवल एक ही तरीका नहीं होता, बच्चे जो होते हैं अनेक प्रकार के तरीकों से सीखते हैं। बच्चा किसी एक ही माध्यम से नहीं सीख सकता। बच्चे में जो है ऐसी पावर होती है कि वो जितने भी माध्यम उसके सामने अवेलेबल होते हैं वो उन सभी से सीख सकता है। यानी कि जो टीचर है उसको अलग अलग शिक्षण विधियों का यूज़ करके बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए 4th पॉइंट दे रखा है, संज्ञानात्मक रूप से तैयार होने से पहले बच्चों को कुछ सिखाना उन्हें वास्तविक सिखाने से दूर होता है। यानी कि देखिए तत्परता का जो नियम है वो यहाँ पर लग रहा है, थार्नडाइक का तत्परता का नियम। देखिए मैंने साइकोलॉजी में भी काफ़ी सारा मैटर आप लोगों को करवा दिया है। जो फ्रेंड्स मेरे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल पर ज़रूर विजिट करें, उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने वहाँ पर दी हुई हैं। देखिए मैं अपना काम कर रही हूँ, अब पढ़ना तो आप लोगों का काम है, तो वो आप वहाँ पर विजिट करें, जा करके देखें, आपको काफ़ी सारा मैटर जो है यूज़फुल आप लोगों के एग्जाम के लिए देखने को मिलेगा। साथ में अगर अभी अभी जुड़े हैं तो फ्रेंड्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पर रेगुलर जो है वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, आपको जो नोटिफिकेशन है वो केवल बेल आइकन के माध्यम से ही मिल सकता है, इसलिए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो देखिए संज्ञानात्मक रूप से तैयार, यानी कि जब तक बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं होगा बच्चे को कोई भी सिखा नहीं सकता है, ये अटल सत्य है। बच्चे को कई बार जैसे कि पुराने शिक्षण विधियों में ये होता था कि बच्चे को रटा दिया जाता था, बच्चा सीखने के लिए तैयार ही नहीं होता था लेकिन बच्चे को रटा दिया जाता था, तो वो जो चीज़ है वो बिल्कुल गलत है, वो किसी भी तरीके से मनोवैज्ञानिक नहीं कही जा सकती। तो देखिए ये जो इसमें दिया हुआ है पॉइंट में यही दिया हुआ है कि संज्ञानात्मक रूप से, यानी कि जब तक बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा उसे कुछ भी सिखाना जो होता है वास्तविक सिखाने से दूर होता है, यानी कि वो केवल एक रटंत विद्या होती है, केवल रटाकर बच्चे को तैयार कर दिया जाता है। देखिए 5वां पॉइंट दे रखा है, बच्चा स्कूल के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर सीखता है। तो देखिए पहले ये धारणा थी कि जो बच्चा है वो केवल स्कूल में ही सीखता है, स्कूल ही ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चा सीखता है, लेकिन आजकल ये धारणा बदल गई है। सीसी ये मानता है कि बच्चा न केवल स्कूल के अंदर बल्कि स्कूल के बाहर होने वाली गतिविधियों से भी साथ ही साथ सीखता है, यानी कि बच्चा स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर सीखता है। देखिए 6 पॉइंट दे रखा है, सीखने की गति इस प्रकार की होनी चाहिए कि सीखने वाले संकल्पनाओं को आत्मसात कर सकें और उन्हें गहराई से समझ सकें। देखिए जो शिक्षक है उसे इस तरीके से बच्चों को सिखाना चाहिए, इस गति से सिखाना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से उस चीज़ को आत्मसात कर सकें, यानी कि पूरी तरीके से उस चीज़ को समझ सकें, उसका जो अर्थ है वो समझ सकें और अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सकें, ना कि इस स्पीड से कि बस जो टीचर है अपनी खाना पूर्ति कर दे और बच्चों को चाहे
कुछ भी समझ में आए या ना आए, इस तरीके से बच्चों को नहीं समझाना चाहिए, बल्कि इस तरीके से समझाना चाहिए, इस गति से टीचर को चलना चाहिए कि जो बच्चा है वो अच्छी तरीके से सीखता चला जाए, बच्चा जो है जो भी सिखाया जा रहा है वो बच्चे को अच्छे से समझ में आए। देखिए 7वां पॉइंट दे रखा है, सीखना मध्यस्थता के साथ और उसके बिना भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि मध्यस्थता का मतलब है कि जो बच्चा है वो शिक्षक के माध्यम से भी सीख सकता है और बिना शिक्षक के माध्यम से भी सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे में सीखने की क्षमता नहीं होती। जिन बच्चों को खुद समझ में नहीं आता, शिक्षक उसके लिए गाइडेंस का कार्य करता है, शिक्षक उन्हें रास्ता दिखाने का कार्य करता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक ना हो तो बच्चा सीख ही नहीं सकता। बच्चे में अपने आप एक नेचुरल पावर होती है लर्निंग की, यानी कि सीखने की, तो बच्चा स्वाभाविक रूप से भी सीख सकता है। अब देखिए आगे दे रखा है, सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य न करने का ध्यान रखना। देखिए इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव जो है स्टेटमेंट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आज तक आते रहे हैं और आगे के पेपर में भी 100% आएंगे। तो देखिए क्या कार्य है जो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत हमको नहीं करना चाहिए। तो देखिए पहला है, शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। मतलब हमें ये पता भी चल जाए उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से कि कौन सा जो है प्रतिभाशाली है, कौन सा बालक जो है मंदबुद्धि है या कौन सा बालक सामान्य बालक है। तो ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि उन अलग अलग ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर दें, यानी कि प्रतिभाशाली बालक तो इधर बैठेंगे, ये लोग प्रतिभाशाली हैं, वो मंदबुद्धि है, वो पिछड़े बालक हैं। इस तरीके से हमको नहीं करना चाहिए। हम स्वयं तो ये जान जाएं, क्योंकि एज ए टीचर हम लोग तो ये जान जाएंगे कि कौन सा बालक किस स्तर तक पहुंच रहा है, लेकिन हमको जो है इस चीज को आउट नहीं करना है, बच्चों के सामने इस चीज को नहीं बताना है कि कौन सा प्रतिभाशाली है और कौन सा मंदबुद्धि है। इस तरीके से कैटेगरी जो है बच्चों को हमको कैटेगरी में डिवाइड नहीं करना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, उनके बीच तुलना करना। देखिए हमें दो बालकों के बीच में तुलना नहीं करनी चाहिए कि तू तो प्रतिभाशाली है, तू क्लास में जो है बहुत अच्छा जो है प्रशंसा का पात्र है, और अगर तू पिछड़ा बालक है तो तू बेकार है। इस तरीके से हमको नहीं करना चाहिए। बालकों को जो है सामान्य जो है स्तर पर हमको ट्रीट करना चाहिए। सभी बालकों को एज अ टीचर हमको जो है एक जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए, ना कि ये है कि कोई बालक अगर पढ़ने में अच्छा है या खेलकूद में अच्छा है तो हम केवल उसी को मोटिवेट करें और दूसरे को जो है इग्नोर कर दें। इस तरीके का कार्य हमको नहीं करना चाहिए। देखिए तीसरा जो है नकारात्मक बयान देना, यानी कि देखिए जो बच्चा है उसे आपको पता है कि स्टूपिड नहीं कहा जा सकता, बच्चे को मूर्ख नहीं कहा जा सकता। आजकल ये सारे कानून भी बन चुके हैं। तो देखिए बच्चों को कोई भी नकारात्मक बयान नहीं देना चाहिए। अगर बच्चा किसी कार्य को सीखने में सक्षम नहीं है तो देखिए हमको कठिनाई का पता लगाना चाहिए कि आखिर बच्चे के सीखने में क्या कठिनाई आ रही है, ना कि बच्चे को जो है ऊट पटांग कुछ भी बोल दें और बच्चे को नकारात्मक बयान दे दें बच्चे के लिए, ताकि जो बच्चे की जो साइकोलॉजी है, देखिए बहुत ही इनोसेंट होते हैं बच्चे। जिस तरीके का बयान शिक्षक के द्वारा दिया जाता है, शिक्षक का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है बच्चे की पर्सनैलिटी पर पड़ता है। इसलिए हमें किसी भी तरीके का जो है नकारात्मक बयान बच्चों के लिए नहीं देना चाहिए। देखिए आगे हम देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। देखिए क्या विशेषताएं हैं जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में पाई जाती हैं। तो देखिए पहली बता रखी है, मूल्यांकन के सतत और अवधि पहलू का ध्यान रखा जाता है। देखिए मूल्यांकन जो है वो एक सतत अवधि पर होना चाहिए, यानी कि ये देख लिया जाता है कि हर महीने या फिर 7 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर सतत रूप से जो है मूल्यांकन किया जाए, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में जो है सिलेबस पढ़ाया जाए और उसका हाथों हाथ मूल्यांकन करते चले जाना चाहिए। एक अवधि जो है डिसाइड की जाती है और उस अवधि पर लगातार मूल्यांकन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है सतत मूल्यांकन रखा गया है। तो देखिए सेकंड पॉइंट दे रखा है, शिक्षा के आरंभ और शिक्षण प्रक्रिया के शिक्षा के आरंभ और शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन करना, यानी कि मूल्यांकन की जगह में होगा। देखिए शिक्षा के आरंभ में और शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत भी जो है मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि मूल्यांकन ऐसा नहीं है कि केवल सब कुछ पढ़ा दिया और लास्ट में मूल्यांकन कर लिया, ऐसा नहीं है। जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान भी मूल्यांकन चलता है और शिक्षण प्रारंभ होने के पहले भी मूल्यांकन किया जा सकता है। देखिए थर्ड वाला है, यूनिट अवधि के समाप्त होने पर निर्धारण, यानी कि जो यूनिट है हम देखिए यूनिट टेस्ट जो बनता है वो 7 जो है सप्ताह भर के लिए जो टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट हम सभी ने जो है एसटीसी किया है, किसी ने बीएड किया है, तो देखिए यूनिट टेस्ट की डायरी बनती थी तो उसमें यही बताया जाता था कि ये 7 दिन का जो है स्टडी मटेरियल है, 7 दिन के जितने भी जो हम लोग लेसन प्लान बनाते थे वो सारे उसके बारे में उसमें बताया जाता था। तो देखिए एक यूनिट टेस्ट यानी कि एक यूनिट पूरी पढ़ा दी है, उसके बाद बालक का तुरंत जो है वो टेस्ट ले लेना, तुरंत ये पता लगा लेना कि बालक ने कितना सीखा है, आगे बढ़ने की आवश्यकता शिक्षक को है या
दोबारा से उन्हीं टॉपिक्स को उसको पढ़ाने की आवश्यकता है। इस तरह का जो है मूल्यांकन जो है किया जाना चाहिए। देखिए 4th पॉइंट दे रखा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक संगठन बच्चे के व्यक्तित्व और सर्वतोन्मुखी विकास के निर्धारण का ध्यान रखता है। यानी कि व्यापक का अर्थ ये है कि केवल, देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि जो मूल्यांकन है उसके अंतर्गत न केवल शैक्षणिक योग्यता बल्कि सह शैक्षणिक योग्यता को भी जो है समान वेटेज दिया जाता है। यानी कि जो बालक का मूल्यांकन जो है वो व्यापक रूप में किया जाना चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कि बालक ने सब्जेक्ट में कितने अंक हासिल करे हैं, केवल उसी बात पर उसका जो है व्यक्तित्व निर्धारित कर दिया जाए कि वाह ये तो बहुत ही शानदार बालक है, बल्कि जो है बालक के दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए कि बालक जो है वो कितना दूसरी फील्ड्स में भी कारगर है, यानी कि दूसरे फील्ड्स में भी वो कितना जो है उसने अचीवमेंट लिए हुए हैं। तो बस इसी का अर्थ होता है कि व्यापक जो शब्द है यानी कि संपूर्ण रूप से बालक का मूल्यांकन करना, इसी को जो है व्यापकता कहते हैं। यानी कि शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों गतिविधियों में बालक का मूल्यांकन करना। देखिए 5वां पॉइंट दे रखा है, शैक्षिक पहलू में पाठ्यक्रम का क्षेत्र व सह शैक्षिक पहलू में जीवन कौशल, सह पाठ्यचर्या, अभिव्यक्तियां एवं मूल्य शामिल होते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो शैक्षिक पहलू है उसमें पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्यक्रम से संबंधित मूल्यांकन होता है, अंक वाला मूल्यांकन, और सह शैक्षिक क्षेत्र में जो होता है जीवन कौशल यानी कि वो अपनी लाइफ में कैसा है, उसकी जो पाठ्यचर्या है सह शैक्षिक उसमें अभिवृत्तियां क्या हैं, इस तरीके से जो है मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि सिंपल रूप में मैं बताऊं तो एक तो उसकी पढ़ाई से संबंधित मूल्यांकन होता है, दूसरा वो खेल कूद में या फिर सामाजिक संबंधों में वो बालक किस तरह का है, दूसरा मूल्यांकन इस तरह का होता है। तो इसी को सह शैक्षिक मूल्यांकन कहा जाता है। देखिए 6वां पॉइंट दे रखा है, मूल्यांकन बहुविध तकनीकों का इस्तेमाल करके अनौपचारिक एवं औपचारिक दोनों रूप से किया जाता है। यानी कि मूल्यांकन जो है उसके निर्धारण के उसको करने के लिए अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं, और मूल्यांकन औपचारिक रूप से यानी कि स्कूल के अंदर भी हो सकता है और स्कूल के बाहर भी जो है, यानी कि बच्चे के जो सामाजिक संबंध हैं वो किस तरह के हैं, बच्चे की सोच कैसी है, बच्चा जो है खेल कूद में कैसा है, तो जो है अनौपचारिक यानी कि स्कूल के बाहर भी जो है मूल्यांकन किया जा सकता है। 7वां पॉइंट दे रखा है, सहशैक्षिक क्षेत्रों में निर्धारित मापदंडों के आधार पर बहुविध तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए होता है। तो देखिए सहशैक्षिक क्षेत्र जो होते हैं उसमें एक जो है मापदंड निर्धारित कर दिया जाता है। शैक्षिक क्षेत्र मतलब खेलकूद, सामाजिक संबंध या फिर बच्चा कितना सृजनात्मक है, इनसे संबंधित जो मूल्यांकन होता है उसका एक निर्धारण होता है, पर्टिकुलर निर्धारण उसका तय कर दिया जाता है कि यदि बच्चा इस स्तर तक पहुंचता है तो उसमें प्रतिभा है, वो अच्छा, उसके संबंध जो है अच्छे हैं, इस तरीके का जो है एक स्केल जो है निर्धारित कर दिया जाता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी तकनीकों के माध्यम से जो है सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। अब 8वां पॉइंट हम लोग देखते हैं, मूल्यांकन का ध्यान जो कुछ सिखाया गया है उसे याद रखने के स्थान पर उसके प्रति बच्चे की अनुक्रिया क्या है इस पर केंद्रित होता है। तो देखिए मूल्यांकन का अर्थ ये नहीं है कि बच्चे को जो हमने सिखाया वो बच्चा रट ले, बस रट ले और ये हमारा जो है पूरा हो गया उद्देश्य, ऐसा नहीं है। बल्कि जो बच्चा है उसने जो कुछ भी सीखा है वो अपने जीवन में उसको उपयोग ला पा रहा है या नहीं, जीवन में उसको कितना उपयोग कर पा रहा है, उसकी प्रतिक्रियाएं उसके प्रति कैसी हैं, वो हमको जो है मेज़र करना है, उसका हमको जो है पता लगाना है, ना कि ये कि जो हमने सिखाया था उसको अक्षरशः जो है बच्चा रट ले, ये जो है मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। तो देखिए आगे मैंने आप लोगों को देखिए इसमें से भी जो है क्वेश्चन आ चुके हैं कि आजकल जो है बच्चों का जो डिसाइड कर दिया जाता है। देखिए शैक्षिक उपलब्धियों के मापने के लिए 9 पॉइंट वाला ग्रेडिंग पैमाना नीचे दिया जा रहा है, मतलब ये जो है ग्रेडिंग स्केल है। इसमें देखिए हम लोगों ने ये देख लिया था कि A1 ग्रेड जो है वो कितने अंक पर आती है, तो देखिए 91 से 100 ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये उपलब्ध करवाया है। तो आप इसको एक बार देख लें कि A1 ग्रेड कहाँ पर दी जाती है, A2 ग्रेड के लिए कितने अंक चाहिए होते हैं, B1 ग्रेड के लिए कितने अंक चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसको अच्छे से देख लें, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है। A1 ग्रेड जो है पूछी गई थी, आपके लास्ट जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन था कि जो A1 ग्रेड है वो कितने अंक पर दी जाती है। तो 91 से 100 के बीच में जो है ऑप्शन जो था वो उसका सही था। तो देखिए इसी के साथ जो है ये हमारा 5th जो
पार्ट है वो यहाँ पर समाप्त होता है। मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित आगे भी जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। अभी ये टॉपिक थोड़ा सा और बाकी है। ये दोनों जो वीडियोस हैं आप इन्हें अच्छे से देखें और बार बार देखें। देखिए एक एक लाइन से जो है क्वेश्चन आता है यहाँ पर। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। जो नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।